सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है दोस्तों। 6 से 7 लाख लोग सड़कों पे निकल चुके थे दोस्तों अपने राजा का वेलकम करने के लिए। और पूरे नेपाल के अंदर में अभी एक ही मांग उठ रही थी कि राजा आओ देश बचाओ। और दूसरी जो मांग उठ रही थी पूरे नेपाल के अंदर में आज की डेट में जो मांग लोग उठा रहे हैं वो है कि राजा साहब आप नेपाल को संभालिए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। 2007 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था दोस्तों। उसके बाद में उसको सेक्युलर कंट्री का दर्जा दिलाया गया। तो ये पूरा माजरा क्या है, किसने इसके पीछे पॉलिटिक्स की थी? हमारे भारत के अंदर भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है दोस्तों जिनका पूरा इन्फ्लुएंस था उस वक्त में। पूरी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग का नया चैनल, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। 2007 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। उसके बाद में उसको सेक्युलर देश बना के उसमें 3 पॉलिटिकल पार्टियां बनाई गई। और यही पॉलिटिकल पार्टियां हर इलेक्शन के बाद में चुन के आती थी और दोनों दबा के करप्शन करते थे। चाइना का इंफ्लुएंस इस तरीके से दोस्तों एक पार्टी के अंदर में हो चुका था कि चाइना के पास में उनके पर्सनल एमएमएस भी है दोस्तों, रिकॉर्डेड। ओली जो ये प्रो चाइनीज स्टैंड लेता है ना, केपी ओली दोस्तों, इसके पूरा वीडियो है चाइना के पास में। ये कहा जाता है और ये नेपाल की मीडिया ने एक बार छाप भी दिया था, फिर भले उसको डिलीट करना पड़ा था, लेकिन ये सच्चाई है। पूरा काम करता है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। और दूसरी जो पार्टी है दोस्तों वो भारत के अंदर में जो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी है उसके इशारों पे पलती थी दोस्तों। ये दोनों ने दबा के जितना भ्रष्टाचार किया पूरे नेपाल को दोस्तों, कभी इन्होंने राइज होने नहीं दिया। और नेपाल के लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जिससे नेपाल के लोगों को दिक्कत है और पूरा भारत के हर एक सनातनियों को उनको मॉरल सपोर्ट देना चाहिए दोस्तों। पहले तो उनके मुल्क में सेक्युलर बनाया गया जो कि गलत था। गोरखाली की जो प्राइड होती है दोस्तों, नेपाली जो गोरखा लोग की प्राइड होती है ना, एक हिंदू है वो लोग, है ना, सनातनी है, प्राउड सनातनी। उनसे पहले उनके मुल्क का स्टेटस छीना गया और उनको सेक्युलर बनाया गया जबरदस्ती का। और ये काम और किसी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट, ऐसी ताकतें मिलके इन लोगों ने नेपाल के खिलाफ पहले से साजिश की थी। फिर दूसरी प्रॉब्लम नेपाल के लोगों को यह है कि वहां पे दबा के करप्शन किया इन लोगों ने। नेपाल के बारे में और नेपाली लोगों के बारे में नहीं सोचा। इन लोगों ने दबा के पैसे कमाए दोस्तों। चाइनीज लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था सड़कें बनाने के लिए दोस्तों, सड़कें बनी नहीं, फिर भी पैसे अलॉटेड हो गए। पैसे कहां गए किसी को नहीं पता आज की डेट में नेपाल के अंदर में। फिर जब केसेस चलने लग गए, दूसरी पार्टी चुनाव लड़के आई और जीत गई केपी ओली के खिलाफ, तो केपी ओली के खिलाफ कुछ केस ज्यादा हुआ नहीं। और आज देखिए फिर से चुनाव के बाद में केपी ओली जीत के आता है। कहा यह जाता है कि चाइना के पास में केपी ओली के खिलाफ में ऐसे सबूत है, वीडियो एविडेंसेस है, उनकी एमएमएस बना रखी है चाइना ने गलत काम करते हुए। इसीलिए ये भाई साहब दबे हुए हैं केपी ओली और पूरी तरह से चाइना को अपना तस्वीर पेश करते हैं, उनकी झुंझुना उनका बजाते हैं। ये लोगों का आरोप है नेपाल के लोगों का। और उनकी मांग है दोस्तों, जो राजतंत्र चलता था दोस्तों नेपाल के अंदर में, नेपाल की अपनी एक लेगेसी थी। आप सोचिए एक राजा का प्राइड क्या होता है। पहले वहां पे ऐसे कई राजा थे नेपाल के दोस्तों। हाल ही में जो वीरेंद्र शाह जी थे, उनकी हत्या होने के बाद में, उनकी हत्या हुई थी, उनकी हत्या होने के बाद में उनके छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह जो थे वो अब राजा है। तो 2007 के बाद में ये चले गए थे फिर से। अब नेपाल के खिलाफ कितनी पॉलिटिक्स चाइना ने भी की है ये हम सब जानते हैं। इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे, नेपाल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे, नेपाल की जमीन हड़प के इंडिया के सर के ऊपर में आने की बहुत कोशिश की थी चाइना ने। हम सबको पता, हमने देखा ये बात। अब दोस्तों हमारे देश के अंदर जो लिबरल और कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट, ये सब है ना, इनकी सुलग रही है, जल रही है। क्यों पता है?
क्योंकि एक मांग उठी है नेपाल में, हिंदू राष्ट्र बनाओ, घोषित करो नेपाल को, जो कि जायज मांग है, वो हिंदू राष्ट्र ही है। और ये मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि आज की डेट में नेपाल की कई ऐसी जगह है दोस्तों जहां पे डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास में दोस्तों इन लोगों को बसाया गया, बॉर्डर एरिया के पास में, ताकि कल को नेपाल को किसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इंडिया तुरंत से उनको मदद पहुंचा ना सके। इसलिए सिस्टमेटिकली इन लोगों को बसाया गया। ये जो बांग्लादेशी कई बार आईएसआई पाकिस्तानी एजेंट्स पकड़े गए हैं ना, बांग्लादेश से गायब हो गए ना, तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान की आईएसआई का बहुत जबरदस्त इंफ्लुएंस हो चुका था वहां पे, और उन्होंने अपनी ही एक पार्टी वहां पे बाद में बनवाई थी। उनको प्रॉपर फंडिंग कर दी गई थी, उनको पूरी तरह से दोस्तों प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, इस इंसान के सामने पैसे डालिए, ऐसे भीड़ जुटाइए अपने फेवर में, ये इशू बनाइए, ऐसे प्रोपागेंडा काम करिए। टूल किट उनके लिए काम करती है दोस्तों, और ये नेपाल के लोगों को अच्छे से पता है। अब ये राजा जो साहब थे ये कल आए हैं नेपाल में। अब नेपाल के अंदर में जिस भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया दोस्तों, लोगों की आंखों में आंसू थे। लोग ये कह रहे हैं कि जो गलती 17-18 साल पहले हुई थी ना, हम क्षमा चाहते हैं, हम राजा जी को अपने तख्त पे फिर बिठाएंगे, देखते हैं किसके बाप की मजाल है इनको रोक के दिखाए। ये लोग ओपनली कह रहे हैं, इतना गुस्सा है वहां की सरकार और प्रशासन के द्वारा। आधे से ज्यादा वहां की सरकार के मंत्री भाग गए हैं देश छोड़ के, और कुछ वहां पे अभी भी है। उन लोगों बयान दे रहे हैं। केपी ओली ने 3-4 दिन पहले बयान दिया था, ज्ञानेंद्र सिंह आके यहाँ पे शांति बिगाड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र शाह जी जो यहाँ के राजा हैं, वो यहाँ पे आके शांति बिगाड़ना चाहते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो पॉलिटिकल पार्टी तैयार करें अपनी और चुनाव लड़के दिखा दे नेपाल के अंदर में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये केपी ओली को लग रहा है कि अभी भी उसकी ही चलेगी। हालांकि केपी ओली के पास भी 6-7-8 लाख लोग हैं अपने, लेकिन वो डर के मारे निकल नहीं रहे। क्यों पता है? और ये नेता लोग कुछ बाहर नहीं आ रहे हैं, ना कि राजा साहब को रोक पा रहे हैं। क्यों पता है? अगर गलती से भी इन्होंने ज्ञानेंद्र शाह जो राजा है उनको अगर रोकने की कोशिश की नेपाल के अंदर में, तो जितने भी लोग हैं ना नेपाल के अंदर में गोरखा, ये लोग केपी ओली को ऐसे कूटेंगे और इनका कच्चा झंगिया फाड़ देंगे। उसको भी पता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी सब चुप बैठे हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। अब दोस्तों ये वीडियो देखिए आप, किस तरीके से उनको वेलकम किया गया। आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने दोस्तों? तो ये थी वेलकम किया उनके राजा साहब को। दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, जिसमें लाखों की संख्या में दोस्तों लोग सड़क पे कैसे निकले हैं वो आपको दिखाई देगा। पहले ये वीडियो भी देखिए। तो ये हाल है। ये हाल देख के वहां की पॉलिटिकल पार्टियां सब डर चुकी है। अब उनको लग रहा है कि राजशाही फिर से वापस आएगी और नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा। अब बात करते हैं क्यों कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना, कांग्रेस पार्टी, हमारे देश की कांग्रेस पार्टी को दर्द होने लग गया इससे। क्योंकि एक किताब है दोस्तों, इनसाइड नेपाल, बहुत जबरदस्त किताब है, कभी पढ़िएगा। जिस्ट मैं आपको बता देता हूं, मैंने जिस्ट ही पढ़ी है। उसमें बकायदा ये मेंशन किया हुआ है कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद में, जो इंदिरा गांधी नेपाल की पॉलिसी रखती थी, अच्छी पॉलिसी रखती थी, उसके बाद में जैसे ही राजीव गांधी आते हैं,
राजीव गांधी नेपाल का दौरा करते हैं अपनी वाइफ सोनिया गांधी के साथ। तब पशुपतिनाथ में इनको दर्शन करने के लिए जाना था, तो राजीव गांधी को तो अलाउ कर दिया गया उस मंदिर में, लेकिन सोनिया गांधी सिंस शी वॉज नॉट हिंदू, ये कहना था उस वक्त में मंदिर प्रशासन का, तो उनको एंट्री नहीं करने दी थी। इसके बाद में तुरंत गुस्सा होके, इंसल्ट फील करके राजीव गांधी भारत आते हैं और एक मीटिंग बुलाते हैं, और इस किताब में यह लिखा गया है कि इस मीटिंग के अंदर में वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि नेपाल के अंदर में ये जो अभी की राजशाही है बदलो, इसको खत्म करो, कुछ भी लगे, जितने पैसे लगे। सोचिए, तो पूरी प्लानिंग के साथ में दोस्तों फिर वहां पे जाके 2-3 ऐसे थे लोग जिनको पैसे दिए गए, पूरा प्रोजेक्ट समझाया गया, उनको टूल किट बना के दिया गया एक तरीके से। तो वहां के कुछ कम्युनिस्ट लोगों को ढूंढा गया, कुछ नेता बनाए गए दोस्तों। तो इस तरीके से उस वक्त में प्रॉपर प्लानिंग की गई थी नेपाल के खिलाफ। और 2007 में जैसे कि हम जानते हैं हिंदू राष्ट्र का उनसे छीन लिया गया होगा और बाद में इसको सेक्युलर बना दिया गया। अब 18 साल बाद फिर से वो मांग उठी है और अब नेपाल के लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर में नरेंद्र मोदी उनकी सरकार है। और एक इंसिडेंट बताता हूं आपको दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें इंडिया का हाथ है, कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें क्या पता है ना। लेकिन एक इंसिडेंट याद आ गया जिस तरीके से नेपाल में ये उठा है पूरा माजरा। फिजी में भारतीय प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री बनाने में RNAW की किताबें हैं दोस्तों, इसमें मेंशन किया गया है, इस पे कई डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है कि फिजी के अंदर में 12 साल किस तरीके से RNAW ने काम किया था वहां पे पूरी तरह से भारतीय सरकार बैठाने के लिए, क्योंकि वहां पे एंटी इंडिया दोस्तों सरकार हो चुकी थी जो कि भारतीयों को आउटसाइडर मानती थी और थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट करती थी। तो जो RNAW ने प्रोजेक्ट उस वक्त में चलाया था दोस्तों, उसको 12 साल लगे थे और फिर जाके भारत का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनता है फिजी के अंदर में। और आज की डेट में भी दोस्तों वहां पे इंडियन ओरिजिन का ही बंदा है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी इंपैक्ट तो क्रिएट करते ही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, आपको पता है, जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे पहले दौरा उनका भूटान हुआ था। अभी 2-3 महीने के अंदर ही भूटान के किंग और भूटान के PM 2-3 बार मीटिंग कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से। तो क्या माजरा है, कुछ तो हुआ होगा। आपको पता है महाकुंभ के वक्त में जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के अंदर में, उन भाई साहब का नाम है शेर बहादुर देउबा, वो आए थे और मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से और अजीत डोभाल जी से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी। क्यों मिलना चाहते थे भाई? उनको पता था कि ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है, तो मदद मांगो। थोड़ा बहुत इंडिया को बता देंगे कि हम आपके साथ में हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, ना योगी आदित्यनाथ जी, ना एस जयशंकर जी, ना अजीत डोभाल जी, कोई नहीं मिला इनसे, टाइम भी नहीं दिया और बोला टाइम नहीं है फालतू का हमारे पास, हम इंटरफेयर नहीं करते दूसरे देश की पॉलिटिक्स में और हमें मिलना ही नहीं है। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि भारत देख रहा है सब, और ये जो लेगेसी है ना नेपाल की, हिंदू राष्ट्र, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था ये नेपाल दोस्तों, इससे उसको छीन के सेकुलर बना दिया गया। सोचिए कितना षड्यंत्र किया गया भारत के अंदर में। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है दोस्तों पूरा सनातनी हुआ करता था, इतना मास रैकेट चला कन्वर्शन का वहां पे। आज नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से मोस्टली क्रिश्चियन डोमिनेटेड हो गई है। खैर क्रिश्चियनों से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन कन्वर्शन से है मुझे, ये जो कन्वर्शन रैकेट है ना, उससे बड़ी दिक्कत है मुझे। तो कांग्रेस ने भारत को और नेपाल को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी दोस्तों, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दिन धड़ल्ले से दोस्तों वहां पे चाइना ने अपने लोगों को वहां पे बैठाया। 2008 में
राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जो कांग्रेस पार्टी और वहां की सीपीसी के साथ में क्या पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, साइन एमओयू साइन हुआ था, आज तक किसी को नहीं पता। और ये पार्टी टू पार्टी हुए थे, देश टू देश नहीं हुआ था, इंडिया और चाइना का नहीं हुआ था करार। ये करार हुई थी चाइना की जो पार्टी है सीपीसी और उसके साथ में हमारे देश की कांग्रेस पार्टी का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन हुआ था। तो समझ सकते हैं तकलीफ भारत के अंदर में, नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा ना तो बहुत लोगों को होगी, हमारे यहाँ पे कम्युनिस्टों को होगी, लेफ्टिस्टों को होगी, कांग्रेस पार्टी को होगी, और वहां पे जितने भी कांग्रेस कम्युनिस्ट के नेता है ना अभी उनके देश के, वो अभी कुछ कर नहीं पाएंगे। गलती से भी उन्होंने कोई गलती कर दी, राजा सिंह के वेलकम में कुछ बदमाशी करने की कोशिश की गई तो लोग उनको दौड़ा दौड़ा के घसीट घसीट के मारेंगे नेपाल के अंदर में ही, ये केपी ओली भी जानता है। अब दोस्तों मेन मुद्दा ये है, हो सकता है मोदी जी पूरी तरह से उनको बाद में रिस्टोर करने में अपनी लेगेसी को मदद करे, और जो पहुंचाना भी चाहिए। मेरा तो ये मानना है भाई, हिंदू राष्ट्र था, नेपाली हमारे सनातनी भाई है, हमारा उनका ऐसा रहता है रोटी बेटी का देश का, है ना। नेपाली लोग भारत भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई वीजा की जरूरत नहीं, आते हैं बिंदास, यहाँ काम करते। कई नेपाली भाई है, हर जगह फैले हुए हैं पूरे भारत के अंदर में, और भारतीय भी जाते हैं वहां पे दर्शन करने बाबा पशुपतिनाथ के। तो हमारे भाई है वो लोग, और नेपाल को पूरी मदद करनी चाहिए जो लोग वहां पे चाहते हैं। हालांकि पॉलिटिक्स देखिए किस तरीके से दूसरी पार्टियां वहां पे खेलने की कोशिश कर रही है। केपी ओली चाइना का पालतू है, आप सबको पता तो है ना दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, आप थोड़ी रिसर्च भी करेंगे आपको पता चल जाएगा, इसने हमेशा प्रो चाइना स्टैंड लिया है। दोस्तों ये फोटो देखिए आप, योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर नेपाल की इस रैली में लोग उठा रहे हैं, नेपाल के राजा की भी तस्वीर है, प्लस पास में योगी आदित्यनाथ जी की भी तस्वीर है। तो योगी आदित्यनाथ जी का एक तो भौकाल है, ये हम मान सकते हैं, मोस्टली सभी मानेंगे कि नेपाल के लोगों पे भी इसका असर पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें ना दोस्तों, दूसरी तरफ से, ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बना रहा हूं, वहां के लोग कुछ ऐसे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं ना, ये उनका कहना है कि केपी ओली ने अपने कुछ लोगों को निर्देश दिए थे इस रैली के अंदर कम जाओ, योगी आदित्यनाथ जी के फोटो लेके वहां पे दिखाओ, ताकि हम लोग पूरे वर्ल्ड के सामने ये कह साबित कर सके कि फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है नेपाल की पॉलिटिक्स में, नेपाल के अंदर में, बाय इंडिया। समझ रहे हो किस लेवल तक ये लोग सोच रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटिशियंस नेपाल के अंदर में जो भी डिस्टर्बेंस अभी हो रही है, जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, उसको इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यह साबित करना चाहता है केपी ओली पूरे वर्ल्ड के सामने और अपने लोगों के सामने। और इसको सोशल मीडिया में मैंने तो पोस्ट नहीं किया इसीलिए ताकि ज्यादा भ्रांति ना फैले। हालांकि मैं भी एक सेकंड के लिए सोचा था कि यार क्या बात है, योगी आदित्यनाथ जी का भौकाल पूरे इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी हमारे भाई लोगों के बीच में है, इतना प्यार करते हैं नेपाल के लोग। लेकिन ये बात जब मैंने सुनी कि भाई ये भी तो हो सकता है, तो ये गलत बात नहीं है दोस्तों, ये मोस्ट लाइकली यही हो सकता है, क्योंकि केपी ओली के पास में ये ज्ञानेंद्र शाह जी को रोकने के लिए और कोई पॉइंट है नहीं, मॉरली भी नहीं है, और नेपाल के लोगों के बीच में भी वो गुडविल नहीं बची है केपी ओली की। नेपाल के आज हो सकता है कुछ थोड़े टाइम के बाद में ज्ञानेंद्र शाह जी अपने ही लोगों को कोई संबोधन करते हुए कोई मैसेज दे। जब भी कुछ अब होती है दोस्तों वहां पे डेवलप, मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज साझा करूंगा, तो आप लोग बने रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करके वहां के जो राजा जी हैं उनको फिर से
किंगडम सौंप देनी चाहिए, और मेरे हिसाब से तो हाँ, हो जाना चाहिए ये दोनों काम जितनी जल्दी हो सके। इसमें जिनको जो मदद करनी चाहिए, अगर उनसे हो सकती है तो करना चाहिए। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो फिर केपी ओली बोलेगा कि इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन नेपाल के लोगों को इतना बता दूं कि हर एक सनातनी भारत का आप लोगों के साथ में है। जो आप लोगों का अच्छा है, आप लोग जो चाहते हैं वो करिए। जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव।